नमस्कार साथियों, मैं हूं जितेंद्र और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कॉमर्स की दुनिया में। गाइस, बिजनेस कम्युनिकेशन के एक न्यू टॉपिक के साथ आज इस वीडियो का शुभारंभ करने जा रहा हूं। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, बिजनेस कम्युनिकेशन में अब तक हमने बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए हैं और इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं अशाब्दिक संप्रेषण को। अशाब्दिक संप्रेषण का मतलब होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो गाइस, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन अपने आप में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और ये टॉपिक आपके एग्जाम में आने के ज़्यादा चांसेस रखता है। गाइस, क्या होता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, आइए जानते हैं। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एक ऐसा संचार का तरीका होता है जिसमें किसी भी भाषा का या फिर किसी भी शब्द का प्रयोग न किए बिना किए हम जो है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक अपने विचार, अपने भाव प्रकट करते हैं। ये जस्ट लाइक, आप समझिए बात को, आप कोई बात किसी भी भाषा के रूप में न कहकर जब इशारों में, हाव भाव के साथ और अपने कुछ संकेतों के द्वारा ट्रांसफर करते हैं तो इस कंडीशन को आपकी अशाब्दिक संप्रेषण या फिर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आप संकेतों का प्रयोग करते हैं, कुछ इशारों का प्रयोग करते हैं और अपने हाव भावों का प्रयोग करते हैं। तो ये तो था नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, आपने समझी। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बहुत ही आसान है। नॉन वर्बल यानी कि जो भाषा या फिर शब्द के बिना प्रयोग किए गए कम्युनिकेशन किया जाता है। ठीक, अब बात करते हैं हम इसके टाइप्स की यानी कि प्रकार की। तो ये 4 प्रकार का होता है साथियों। पहला है शारीरिक भाषा, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है बॉडी लैंग्वेज। तो आप बॉडी लैंग्वेज के बारे में तो जानते ही हैं। बॉडी लैंग्वेज क्या होती है? एक संचारकर्ता द्वारा यानी कि एक संप्रेषक द्वारा बॉडी लैंग्वेज का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल होता है। शारीरिक भाषा में आप सभी देख पाते हैं कि आंखों को घुमाना, ताली बजाना, उंगली दिखाना, पलक झपकाना, कंधों को उचकाना, हाथों को ऊपर नीचे करना आदि ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। कहीं कहीं पर रुकने तथा चलने का जो सिलसिला रहता है ये भी क्या होता है, एक बॉडी लैंग्वेज के रूप में ही शामिल किया जाता है। गाइस, आपने ये सब चीज़ें नोटिस की होंगी कि सब ज़्यादातर हम भी जब कभी आपके साथ कम्युनिकेशन करते हैं तो हमारे हाथ, हमारे हाव भाव, हमारे आँखों का इशारा, हमारी आईब्रोज ऊपर नीचे जाती है, तो ये सब बॉडी लैंग्वेज का पार्ट होती है। और गाइस, अगर ये किसी संप्रेषण में मिसिंग है, ये चीज़ें कहीं अगर संचार के द्वारा मिसिंग है तो समझ लीजिए वो संचार बेकार है या फिर यूजलेस है, क्योंकि आपकी बॉडी भी आपका संचार का एक माध्यम है और आप अपने शरीर का पूरी तरह से प्रयोग करते हैं अपने संचार में। ठीक, आगे बात करते हैं हम संकेत भाषा की और इसे इंग्लिश में कहा जाता है साइन लैंग्वेज। साइन लैंग्वेज क्या होती है दोस्तों? जब संप्रेषण प्रक्रिया में संदेश का आदान प्रदान करने के लिए संप्रेषक व प्राप्तकर्ता कुछ संकेतों का, चिन्हों का, प्रतीकों का प्रयोग करते हैं तो इस भाषा को संकेत भाषा कहा जाता है। अगर हम बात करें, जैसे आपने देखा होगा आर्मी वगैरह में, तो आर्मी वगैरह में कम्युनिकेशन जो है वो बहुत ही सिस्टमेटिकल और साथियों एक ऐसा सब कम्युनिकेशन होता है जो औरों को समझ से बाहर होता है। उसमें कुछ सीक्रेट कोड्स का यूज किया जाता है, यानी कि उनकी खुद की संकेत भाषा होती है। ठीक, संकेत भाषाएं 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है दृश्य संकेत भाषा, जिसको आप विजुअल साइन लैंग्वेज कह सकते हैं, और एक दूसरी होती है ऑडियो साइन लैंग्वेज। विजुअल साइन लैंग्वेज क्या होती है? दृश्य संकेत भाषा संचार की वह प्राचीन और सरल बोधगम्य पद्धति है जिसमें साधनों और संकेतों का प्रयोग किया जाता है जिन्हें देखकर सूचना प्राप्त हो जाती है, यानी कि इनको देख करके सूचना प्राप्त होती है। जैसे आपने देखा होगा कि जलती हुई सिगरेट के ऊपर क्रॉस का चिन्ह इस बात का संकेत होता है कि सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, यानी कि ये संकेत है। आपने बिजली के उपकरणों के पास एक डेंजर यानी खतरे का निशान देखा होगा। ठीक, आपने रेलवे लाइन, हवाई अड्डों, सड़क परिवहन केंद्रों पर लाल, हरी और पीले रंग की रोशनियां देखी होंगी,
जो कि क्या होती है, एक संकेत का जो है प्रतीक होती है। तो ये क्या है, दृश्य है जो दूर से दिखाई दे करके ही हमें समझ में आ रहा है कि ये चीजें क्या कहना चाह रही है। अगर हम बात करें ध्वनि संकेत की, तो ध्वनि संकेतों में आप सभी जानते ही हैं, ये प्राचीन काल में जैसे खुशी होती थी तो उस समय पर आपके नक्कात से बच्चे से, गम के समय पर कुछ अलग से प्रकार के शोक वाले जो ध्वनि बजती थी, विजय के समय पर अलग ध्वनि बजती थी, युद्ध और भय के समय पर अलग ध्वनिया संकेत का प्रयोग किया जाता था। और आज के समय में गांव और छोटे छोटे कस्बों में मुनादी, ढोलक का सहारा लेकर इन सब चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। अगर हम बात करें ऑफिस में, तो आज आप देख सकते हैं ऑफिस में ध्वनि संकेतों का प्रयोग कैसे किया जाता है। जब कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ को बुलाता है, यानी कि अपने अंडर में जो कार्य कर रहे हैं कर्मचारी, उनको बुलाता है, तो उसके लिए उनकी टेबल पर एक घंटी रखी होती है, वो घंटी बजाते हैं। तो उस घंटी का मतलब क्या है, उस घंटी के बजने का संकेत यह है कि उस ऑफिस के अधिकारी द्वारा किसी को वहां पर बुलाया जा रहा है। ठीक, ये थी आपकी श्रव्य संकेत भाषा। आइए बात करते हैं भाषा प्रतिरूप की। यह भी आपके नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक टाइप है। भाषा प्रतिरूप का मतलब होता है पैरा लैंग्वेज। पैरा लैंग्वेज क्या होती है, भाषा प्रतिरूप का अर्थ होता है भाषा के समान, यानी कि ये जो है पैरा है, लैंग्वेज के पैरा है, यानी कि भाषा के समान है। इसके अंतर्गत बोलने वाले व्यक्ति की आवाज या स्वरों की लय, गति, मात्रा के द्वारा संदेश के अर्थ को समझा जाता है। यानी कि ये क्या है, इंटोनेशन है, आपका पिचिंग है, यानी कि ये एक कम्युनिकेशन का बहुत ही डीपली पॉइंट है, एक डीपली विधा है, जिसको हर कम्युनिकेटर को सीखना बहुत जरूरी है। हमें कहाँ किस बात पर बल देना है, यानी कि हमको उस बात पर आपका ध्यान आकर्षित करना है तो उस बात को किस तरह से बोलना है। हमें कुछ बात ऐसी है कि जो आपको फील ना हो, इसलिए हमें बहुत जल्दी बोल करके उसे निकलना है। हमें कहाँ पर दुख वाले भावों को व्यक्त करने के लिए किस तरह से शब्दों का उतार चढ़ाव करना है। तो ये सब क्या कहलाती है, भाषा प्रतिरूप, यानी कि पैरा लैंग्वेज कहलाती है। ठीक, जैसे सपोज कीजिए एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि तुम वापस आ गए। इस वाक्य को कहने के ढंग, स्वर और लय आदि के द्वारा परम आनंद की अनुभूति को भी व्यक्त किया जा सकता है और घृणा को भी है। तुम वापस आ गए, तुम वापस आ गए, इसका मतलब है वो प्रतीक्षा कर रही थी उनके वापस आने की। तुम वापस आ गए, इसका मतलब है कि वो यह दिखाना चाह रही है कि वह अपने पति को वापस नहीं आते हुए देखना चाहती थी। जैसे आप एक फिल्म देखते हैं पीके, जिसमें आमिर खान ने अच्छा को 3-4 प्रकार से समझाया है और आप इसको देखते भी आए। जब आप तो बहुत ही हल्के मात्रा, अच्छा, अच्छा, अच्छा मतलब इट्स ओके टाइप से, अच्छा यानी कि सोचने पर मजबूर करता है, अच्छा, ये डांटने वाला अच्छा हो गया, यानी कि अलग अलग प्रकार से हम प्रयोग कर रहे हैं। तो ये ओवरऑल क्या है, आपको एक अच्छा कम्युनिकेटर बना सकता है पैरा लैंग्वेज। तो बात करते हैं हम सामीप्य भाषा की, जिसको क्या कहा जाता है अंग्रेजी में, प्रोक्सिमिज। प्रोक्सिमिज कहा जाता है। सामीप्य भाषा में हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि एक व्यक्ति अपने आसपास की विषय वस्तु व स्थान अंतर को किस प्रकार व्यवस्थित करके संचार प्रक्रिया को संपन्न करता है। ठीक, उसे अपने आसपास के लोगों को देखना है, दूरी, खड़े होना, कहाँ पर खड़ा होना है, बैठने के ढंग को देखना है, आसपास के वातावरण को समझना है। तो ये सब चीज़ों को समझ करके वो व्यक्ति क्या करता है, कम्युनिकेशन करता है। स्थान अंतर भाषा, इसके अंदर एक स्थान अंतर भाषा आती है जिसे स्पेस लैंग्वेज कहा जाता है। तो स्पेस लैंग्वेज में प्रोक्सिमिटीज और ओरिएंटेशन, यानी कि उन्मुखीकरण, दो चीज़ों को शामिल किया गया है। ठीक, उन्मुखीकरण वगैरह को शामिल किया गया है। जैसे सामीप्यता का मतलब होता है बहुत पास में, निकट। सामीप्यता में संप्रेषक में प्राप्तकर्ता के मध्य एक विश्राम गृह में लगभग 5.5 फीट की दूरी होती है, मतलब बहुत करीब होते हैं इसमें। और उन्मुखीकरण में व्यक्तियों के बैठने व खड़े रहने की स्थिति को दर्शाता है।
जब हम ओरिएंटेशन करते हैं, ओरिएंटेशन प्रोग्राम करते हैं, तब लोग बाग हमें सुन रहे होते हैं, थोड़ा दूरी ज़्यादा होती है। और जब प्रॉक्सिमिटीज़ होती हैं तब आप बिल्कुल बीचों बीच बैठते हैं। ठीक, बात करते हैं इसके अंडर में आने वाले कुछ और हेड, जैसे समय भाषा यानी कि टाइम लैंग्वेज की। तो सामीप्य भाषा का एक अन्य रूप क्या है, समय भाषा है। इसके अंतर्गत संचार से जुड़े व्यक्ति और अपने तौर तरीके से समय की सीमाओं को ध्यान में रखकर संचार क्रियाएं पूर्ण करते हैं। ठीक है, इसमें टाइम का विशेष ध्यान दिया जाता है। सही है। भारत के संदर्भ में किसी भी व्यावसायिक उपक्रम में समय के लिए घड़ी और कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, बात करते हैं इसके अगले हेड की। तो इसमें अगला हेड है, वो लास्ट हेड है, वातावरण या माहौल, जिसको सराउंडिंग कहा जाता है। वातावरण से क्या मतलब होता है, अब आपके आसपास जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो आपका वातावरण है। यह स्वयं अपनी भाषा संजोता है और इसकी अपनी एक भाषा होती है। जो एनवायरनमेंट होता है, जो सराउंडिंग होता है, इसकी खुद की अपनी एक भाषा होती है जो एक्सप्रेस करते हैं। यानी कि आप जिस स्थान में, जिस क्षेत्र में रहते हैं, वहाँ की अपना एक कल्चर, वहाँ की अपनी एक भाषा होती है। जहाँ पर रंग, रूपरेखा और रूपांकन, ये तीन चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करती है। जैसे रंग का मतलब हो गया व्यवहार की प्रकृति और रूप को दर्शाते हैं। जैसे सफ़ेद रंग है, सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक होता है। आपका काला रंग दुख का प्रतीक होता है। गुलाबी रंग प्रचलन का प्रतीक होता है, यानी कि ट्रेंड का प्रतीक होता है। तो ये सब रंगों का चुनाव करके ध्यानपूर्वक उस कम्युनिकेशन को और अच्छा बनाया जा सकता है। रूपरेखा यानी कि एक प्रियम्बल, यानी एक कहना चाहिए भूमिका। तो उसे क्या कहेंगे, रूपरेखा भी संचार का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। जब आप एक भूमिका जमाते हैं, रूपरेखा तैयार करते हैं, तभी आपका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाता है। ठीक, एक व्यावसायिक संस्था का स्थान, रंग रोगन, फर्नीचर डिजाइन इत्यादि संचार को प्रभावित करते हैं। आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझिए। मैं एक एजुकेशनल चैनल चला रहा हूँ और मैं अपने सराउंडिंग में ऐसी चीज़ें रख दूँ जो आपको एजुकेशनल से रिलेटेड ना लगें। डॉक्टर वाले सामान में इधर उधर लटका दूँ तो आपको समझ में आएगा कि ये जो कम्युनिकेशन है अनइफेक्टेड है। ठीक, तो गाइस अब हम बात कर रहे हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के लाभ यानी एडवांटेज की। तो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, आज हम ये भी इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो फटाफट आप इसके एडवांटेज जानिए। तो पहला एडवांटेज है इसका, मौखिक संचार को प्रभावी बनाने में सहायक हो जाती है। मौखिक संचार यानी कि जो ओरल कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिव बनाने में ये बहुत अच्छा रोल प्ले करता है। भावनाओं को व्यक्त करने में सहायक होती है। अब कुछ बातें ऐसी होती है जो लिख करके नहीं बताई जा सकती, बोल करके नहीं बताई जा सकती, जिनको आप बॉडी लैंग्वेज के थ्रू बता सकते हैं, जिनको आप अपने साइन लैंग्वेज के थ्रू बता सकते हैं। संचार की सरल तथा मितव्ययी प्रणाली है, यानी कि ये जो कम्युनिकेशन का बहुत ही इजी और बहुत ही सस्ता प्लान है। विश्वसनीय सूचनाएं होती हैं, यानी कि इसमें रिलायबिलिटी ज़्यादा है और संदेश का शीघ्रता पूर्वक संचारण होता है इसमें, यानी कि इसमें क्विक ब्रॉडकास्टिंग होती है मैसेज की। आइए बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की। तो पहला नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का डिसएडवांटेज है भ्रमपूर्ण। ये डाउटफुल रहती है हमेशा। इसमें जो कम्युनिकेशंस की जो मैसेजेस होते हैं वो पूरी तरह से सत्य नहीं माने जा सकते, क्योंकि ये आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप किस तरह की स्थिति वहाँ पर एक्सप्रेस कर रहे हैं। तो डाउटफुल रहती है। नंबर 2, बड़े समुदाय पर अप्रभावी होती है, यानी कि जो लार्ज कम्युनिटीज़ होती हैं वहाँ पर अनइफेक्टेड हो जाती है। क्योंकि जब भी आप अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो 2 लोग में तो वो अच्छी भावनाएं उसको समझ में आएंगी, लेकिन अब 10 लोग अगर आपकी भावनाओं को समझेंगे तो हो सकता है कि 10 में से 5 या 7 लोग आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाए, या ऐसे भी हो सकता है आप उनको चीट कर रहे हो। कम विश्वसनीय है, यानी कि लेस रिलायबल है। प्रमाण उपलब्ध न होना, जब आपका कम्युनिकेशन किसी भी भाषा से रिलेटेड नहीं है, आपका रिटर्न में नहीं है, आपका ओरली नहीं है, तो
ये एक तरह से सर्टिफिकेशन के तौर पर भी बहुत नाम मात्र के लिए साबित होता है और यहाँ पर कोई भी प्रूफ वगैरह नहीं रहता है। लास्ट में है संदेश प्राप्तकर्ता की अरुचि, और इस तरह के कम्युनिकेशन में रिसीवर की, जो मैसेज रिसीवर है उसकी भी अरुचि रहती है, उसको भी ज़्यादा इंटरेस्ट इसमें आता नहीं है। केवल और केवल तभी इसमें इंटरेस्ट आ सकता है जब सामने वाला इस चीज़ को अच्छी तरह से कर सके। जिस तरह से हम अपने चैनल पर 1 बाय 1 आपके लिए क्वेश्चन ला रहे हैं, आप में से कितने ऐसे हैं जो इन क्वेश्चंस को देख रहे हैं, ये किस चीज़ पर डिपेंड करता है? डिपेंड करता है हमारे कम्युनिकेशन स्किल पर, हमारे क्वेश्चन के आंसर को डिप्लॉय करने पर, यानी कि उसको एक्सप्रेस करने पर। अगर हमारा तरीका आपके लिए अच्छा है तो आप इस वीडियो को भी जरूर देखेंगे, लाइक भी जरूर करेंगे और अपनी फीडबैक कमेंट बॉक्स में भी जरूर देंगे। सो गाइज, मैं आपसे यही कहूँगा, अगर आपको हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा लगा हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड के साथ, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।